Hello students, this is SST class and I am going to teach you sources of history. When we want to know about the history or past, so at first question comes in the mind, how can we know about the history or past? So the answer is, we can know about the history by sources. They can be categorized into two parts. The first is archaeological sources and the second is literary sources. Which meaning is, जब हम इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है या सवाल आता है कि हम इतिहास के बारे में या अपने बीते हुए समय के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अगर हम उसका उत्तर देखें तो ये ऐसे होता है कि अगर हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो हम सोर्सेज के यानी स्रोतों के जरिए जो है अपने इतिहास और बीते हुए समय के बारे में जान सकते हैं। ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं। द फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज and the second is literary sources. Which meaning is, archaeological sources means होता है पुरातात्विक स्रोत और literary sources यानी कि साहित्यिक स्रोत। यानी कि archaeological sources का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत and the literary sources means होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। And at first we will know about the archaeological source. The first is inscriptions, the second is monuments, and the third is artifacts, and the fourth is coins. Which meaning is, archaeological source means पुरातात्विक स्रोत, first heading inscriptions यानी कि सूचनाएं, second monuments स्मारक, artifacts यानी कि कलाकृतियां, fourth is coins. Now I will read the chapter and after that I will define it in Hindi. The first heading is inscriptions means सूचनाएं. Written records engraved on pillars, walls of temples, caves, forts and palaces and on clay copper tablets are called inscription. लिखित आंकड़े जो कि हमें दीवारों मंदिरों के खंभों पर, दीवारों पर, गुफाओं में, किलों में या फिर मिट्टी की गोलियों पर, कॉपर टैबलेट यानी कि ताम्र पत्रों आदि पर या फिर मिट्टी की गोलियों पर जो लिखावट या जो आंकड़े हमें मिलते हैं उन्हें हम सूचनाओं की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें हम सूचनाएं कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पुराने जमाने में जो शासक या जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने समय के सारे रिकॉर्ड किसी खंभे पर, जिसको पिलर कहा जाता है, किसी खंभे पर, इसके अलावा ताम्र पत्रों पर, किले में, गुफाओं में, उन सब चीज़ों का वो लेखा जोखा रखते थे जिसे इतिहासकार लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जिनके जरिए हमें जो है पुराने समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। द सेकेंड इज मोन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक। Monuments, buildings of historical importance are called monuments. They tell us the period in which they were built. They tell about the social life, religious beliefs, and the culture of the people of the period in which the monuments were built. These include places like temples, forts, places, and stupas. कहने का मतलब ये है कि पुराने जमाने में जो बिल्डिंग्स वगैरह यानी जो इमारत वगैरह बनाए जाते थे उन्हें हम स्मारक के तौर पर जानते हैं। पुराने जमाने में जो बिल्डिंग बनाई जाती थी वो सामाजिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, इसके अलावा उस समय की सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर बनाई जाती थी, जिससे कि हमें उस पुराने समय के बारे में पता चलता था कि उस समय के समाज में क्या चलता था, क्या होता था, यानी वहाँ की सामाजिक जीवन कैसा था या फिर वहाँ पर धार्मिक जीवन कैसा था, इसके अलावा वहाँ की संस्कृति क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऐसे जो स्मारक होते हैं वो मंदिर हो सकते हैं, किले हो सकते हैं, महल हो सकते हैं, यहाँ तक कि स्तूप वगैरह को भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। द थर्ड इज आर्टिफैक्ट्स मीन्स कलाकृतियाँ। The object made by humans in the past, pottery, tools, ornaments are called artifacts. They are found by or
archaeologists during excavation and help us in giving vital information about the past। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बीते समय के इतिहास के बारे में सूचनाएं प्राप्त करनी है तो उसमें एक सबसे अहम भूमिका आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृति की भी होती है। कलाकृतियां जो है कई प्रकार से होती हैं, जैसे कि पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, टूल्स यानी कि औजार, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने, ये सारी चीजें आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों की श्रेणी में आते हैं। इससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में या बीते हुए समय या फिर भूतकाल के बारे में काफी सारी जानकारियां मिल जाती हैं, जैसे कि उस समय की कलाकृतियों में कैसा मतलब मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते थे, उस समय के औजार हथियार कैसे होते थे, या उस समय गहने किस तरह से पहने जाते थे या बनाए जाते थे। ये सारी जानकारियां हमें बीते हुए इतिहास के बारे में आर्टिफैक्ट से मिल जाती हैं। द लास्ट इज क्वाइंस। क्वाइंस मीन्स सिक्के, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री। कहने का मतलब ये है कि क्वाइंस जो है इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है। इन एंशिएंट पीरियड यानी मध्यकालीन इतिहास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल कॉइन्स वर यूज्ड। मेटल कॉइन्स वर कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड etc. The study of these coins is known as numismatics. With the type of metal used in the symbol depicted on it we can analyze the period which they belong to and the place from where they originated. Coins from foreign civilization have also been discovered in some parts of India. Our ancient coins too have been located in foreign countries. This clearly proves that our ancestors had very good trade relation with other foreign civilization. कहने का मतलब ये है कि प्राचीन इतिहास में कई प्रकार के सिक्के उपयोग किए जाते थे, जिसमें कॉपर यानी तांबे के, ब्रोंज यानी कांस्य के, सिल्वर यानी चांदी के, गोल्ड मीन्स सोना। इन सारे धातुओं के सिक्के पुराने जमाने में यूज किए जाते थे। इसके अलावा उसे इन सारे सिक्कों पर जो सिंबल मिलते थे वो उस समय के इतिहास के बारे में बताते थे कि वो किस शासक के बारे में या किस सन में बनाया गया या किस स्थान से उसको बनाया गया। आप आजकल के भी सिक्के भी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ सिंबल नजर आएंगे, कुछ प्रतीक दिखाई पड़ेंगे, इसके अलावा उसमें सन भी डिस्क्राइब होते हैं। तो उसी तरह पुराने जमाने के भी सिक्कों में ये सारी चीजें हुआ करती थी जो उस समय के राजा महाराजा, शासक और उस समय के सामाजिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। इसके अलावा क्वाइंस से हमें फॉरेन सिविलाइजेशन यानी कि विदेशी सभ्यता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जब भारतीय इतिहासकारों ने सिक्कों के बारे में जानकारी लेनी शुरू की तो उन्हें भारतीय सिक्के विदेशों में भी मिले, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो उस समय यानी कि उस प्राचीन काल में यानी प्राचीन इतिहास में उन लोगों ने अपने देश से होते हुए दूसरे देशों में भी व्यापार संबंध बनाए थे, जिससे कि ये सिक्के यानी कि उस समय आयात और निर्यात चलते थे। तो जिसकी वजह से सिक्के विदेशों में भी मिले, जिससे हमें विदेशी सभ्यता के बारे में भी पता चलता है। The second heading is literary sources यानी कि साहित्यिक स्रोत। The first is religious literature यानी कि धार्मिक साहित्यिक स्रोत, यानी धार्मिक स्रोत जो होते हैं, जो धार्मिक साहित्य। The second is biographies यानी कि जीवनी। The third is accounts of foreigners यानी कि विदेशियों का लेखा जोखा। Why we described first heading religious literature यानी कि धार्मिक साहित्य। Religious literature, the written material is generally religious and secular. The Vedas, Bhagavad Gita and Puranas यानी कि पुराण provide historical material, the great epic like Mahabharata and the Ramayana. Besides it, Dharmashastra, Arthashastra, Meghdut, Abhigyan, Shakuntalam, etc. कहने का मतलब ये है कि प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम देखा जाए तो हमारा जो सेकेंडरी मतलब है, सेकेंडरी सोर्स यानी कि द्वितीयक, जिसे हम लिटरेरी सोर्स के नाम पे यानी साहित्य स्रोत के नाम पे जानते हैं, तो उसमें हमारा सबसे ज्यादा अहम जो होता है वो रिलीजियस लिटरेचर होता है। हर समय में धर्म जो है हमारे समाज में रहा है, तो जिसकी वजह से उस समय के लोग उसे किसी किताब में, किसी बुक में या किसी भी जगह उसका रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि वेद होते थे, पुराण होते थे, इसके अलावा भागवत गीता आदि जो ऐसे थे वो उस समय के इतिहास को दर्शाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रामायण और महाभारत है।
इसके अलावा पुराने समय में जो किताबें सामने आई वो धर्मराष्ट्र, अर्थशास्त्र, इसके अलावा मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतला। बायोग्राफीज मीन्स जीवनी। One important detailed source in history are biographies. They help us to know details about a particular king and his time period. Balbhatta, a writer at the court of Harshvardhana, wrote the Harshcharitra. Biographies means होता है जीवनी। ये किसी भी इतिहास को या फिर इतिहासकालीन समय को जानने के लिए सबसे मेन भूमिका निभाता है। इसके बारे में अगर हम कहें कि तो समय समय पर राजा महाराजा ने अपनी जीवनियाँ किसी की सहायता से लिखवाई हैं या फिर उनके बारे में उनसे इंस्पायर यानी प्रेरित होकर लोगों ने उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा। इसका एक जीता जागता उदाहरण अगर देखा जाए तो वो है बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में थे और जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी जिसका नाम था हर्षचरित्र। द लास्ट इज अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि विदेशियों का लेखा जोखा। Many foreigners traveled to India in the ancient times and wrote about the people, their lifestyle, customs and traditions. Megasthenes lived in India for some time as the Greek ambassador in court of the great Mauryan ruler Chandragupta Maurya. अगर हम विदेशियों के आंकड़े को या फिर विदेशियों का लेखा जोखा देखें तो समय समय पर कई विदेशी यात्री जो है भारत दर्शन के लिए, भारत भ्रमण के लिए आए हैं और उन्होंने यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की परंपराओं के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद उसे लिखा है। उस समय ग्रीक अम्बेसडर यानी ग्रीक के एक राजदूत थे जिनका नाम था मेगास्थनीज, जो कि उस समय मौर्य साम्राज्य में आए थे। उस समय मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उन्होंने वहाँ पर जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इसके अलावा फाहियान मेहसान जो कि चीनी यात्री थे वो भी जो है भारत भ्रमण करने आए और यहाँ पर लोगों को बौद्ध धर्म से परिचय कराया। सच अकाउंट्स आर यूजफुल एज दे गिव अस इम्पार्टियल पर्सपेक्टिव ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ये सारी चीजें कहने का मतलब जो है ये कि फॉरेनर्स के जो अकाउंट रहे हैं, उनका जो लेखा जोखा रहा है, उससे सिर्फ हमें हमारे देश के बारे में नहीं, विदेशियों के बारे में बहुत सारी मेन यानी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, जिससे सिर्फ हम अपने देश की सभ्यता नहीं, विदेशी सभ्यता के बारे में भी जानते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।